बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आजकल देखें तो रात की जो एक खबर मंजर आम पे आई है, उसके बाद एक मिसरा बहुत वायरल हो रहा है। वो ये है कि हमारे दादाजी रेडियो सुना करते थे और अब टैक्स हमें अदा करना पड़ रहा है, तो आज दादाजी बहुत याद आए हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में हुकूमत ने दादाजी तो क्या नानी जी भी याद करवा दी हैं। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेपरा को एक दरख्वास्त दी गई है, जिसमें 100 से 200, 201 से 300, 301 से 400 और 400 से 700 यूनिट के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ हैं कि फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा किया जाए। 3 रुपये से लेकर 7 रुपये 50 पैसे तक फ़ी यूनिट में इजाफे की सिफारिश की गई है और नेपरा इसका फैसला अब जारी करेगा। ये IMF की डिमांड के बाद आज वज़ीर आज़म ने शरकपुर में तकरीब से खिताब करते हुए, एक तरक्याती स्कीम्स थी उसकी इफ्तिताही तकरीब थी, तो उससे खिताब करते हुए ये कहा कि मिन्नतें करना पड़ी हैं हमें IMF की। मैं रात को सोता नहीं था, डरता था कि लोग क्या सोचेंगे कि शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया है और हमने बड़ी मुश्किल से मुल्क को सही समत में गामजन किया। ऐसी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान में अफरात ज़र की मजमूई शरह 29% तक पहुँच चुकी है और IMF ये कहता है कि आपके जारी जो खाते हैं उसमें खसारों को कम किया जाए, महदूद किया जाए और इस हवाले से काबीना से मंजूरी भी ली जाए जुलाई के आखिर तक जारी जो तरक्याती स्कीम्स हैं उसके हवाले से, और जितनी भी बड़ी आपकी स्कीम्स हैं या बजट खसारा है उसको कम करने के हवाले से, वो तवानाई सेक्टर में हो या दीगर सेक्टर्स में हो, तो किस तरीके से महदूद रखा जाएगा। ये एक तरफ मुअम्मा जारी है और दूसरी तरफ निगरान सेटअप के हवाले से भी बातचीत जारी है। तो वहाँ पर डेडलॉक क्या है, इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, IMF से लिया गया कर्जा, बिजली का बम अवाम पे गिरा है, अवाम ने भुगतना है। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कमिश्नर्स को रिवो डाले भी दिए जाएंगे, 1300 सीसी गाड़ी भी दी जाएगी, 1600 सीसी भी दी जाएगी। अवाम को क्या दिया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अवाम को दिया जा रहा है धोखा, अवाम को अवाम के साथ किया जा रहा है फ्रॉड, अवाम को दी जा रही है भूख, अवाम को दी जा रही है अफलास, अवाम को दी जा रही है कि आपने एजुकेशन हासिल नहीं करनी। अवाम को कहा जा रहा है कि आप बोलोगे तो जेल जाओगे, आप पूछोगे पकड़े जाओगे, आप चीखोगे तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। अवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा। अवाम को सवाए भूख के, सवाए अफलास के, सवाए सज़ा के क्या देना है इन्होंने। और भाई अभी आपने कहा ना कि मियाँ साहब ने कहा कि मैं पूरी रात नहीं सोता था, मैं सुनी तकरीर। अब मियाँ साहब हम नहीं पूरी रात सोते, हम इसलिए नहीं सोते पूरी रात कि जनाब पंखा चलाएंगे तो बिल आएगा, पंखा नहीं चलाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो दोनों सूरतों में हम नहीं सोते। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरी कौम की बात कर रहा हूँ। और जनाब मुझे बताएं, ये कौम जो है ना, वैसे तो ये कौम सोई हुई है सर, वैसे ये कौम सोई हुई है कि जब बिजली का इतना बड़ा बम गिराया गया तो कौम सोई हुई थी। जब अद्वियात नायाब की, कौम सोई हुई थी। जब आटा 180 रुपये किलो गया, कौम सोई हुई थी। जब दूध दही की कीमत 200 से ऊपर गई, कौम सोई हुई थी। जब चिकन की कीमत 500 से ऊपर गई, कौम सोई हुई थी। जब मेडिसन की कीमत 300% बढ़ गई, कौम सोई हुई थी। और अब भी ये और कुछ बढ़ा लें, कौम सोई हुई है। सिर्फ कौम को जगाना उस वक्त जागती है जब बिजली का मीटर उतरने आता है या बिजली का बिल आता है, उस वक्त कौम जागती है। कौम उस वक्त जागती है जब बक्के बच्चे भूख से चीखते चिल्लाते हैं और तनख्वाहदार तबके के पास, मिडिल क्लास तबके के पास, सफ़ेद पोश के पास 15 तारीख के बाद पैसे नहीं होते। ये उस वक्त जागते हैं, 2 मिनट के लिए जागते हैं, फिर ज़मीर अपना चुप करके बैठ जाते हैं, इसलिए कि इन्हें पता है किसके आगे चीखें। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मुकदमा हो जाएगा। चीखेंगे, पकड़े जाएंगे। चीखेंगे, किसी ना किसी केस में अंदर कर देंगे। क्यों? कि ये तो इनकी रूटीन है। कराची में असातिज़ा को मारा गया, लाहौर में असातिज़ा को मारा गया। जो एहतजाज करे वो जेल के अंदर जाएगा। इसलिए जनाब ये सब कुछ होना ही होना है। अब तो मुझे तो शक ये पा रहा है कि ये जो बिजली नहीं, आसमानी बिजली, बरसात का महीना है ना, अब आसमानी बिजली जो गिरनी है ना, उस पर भी टैक्स लगना है, उसके भी पैसे हमने देने हैं। क्या यार दौर है। आप पेरिस लाहौर शहर में रहते हैं, मियाँ साहब आपका शहर है, मोहसिन नकवी साहब आपका शहर है, लाहौर को पेरिस बनाने का दावा करते हैं। आज लाहौर में कितनी सड़कों पर यासर साहब
कितने कितने फुट गहरे घड़े पड़े गहरे हैं। पड़ गए हैं, याद है ना आपको? जी जी। तो इनमें से किसी ठेकेदार को पकड़ा अभी तक? किसी का गिरेबान पकड़ा अभी तक? किसी को आपने गिरफ्तार किया अभी तक? नहीं किया। जिस शहर के अंदर आला पुलिस अफसरान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएं, किसी ना किसी मुसीबत में अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, तो सोचने वाली बात होती है। जिस शहर के अंदर लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, आज मुझे हैरानगी हो रही है उन तमाम सियासी जमातों पे जो महंगाई मार्च करती थी, जो आटा महंगा होने पर मार्च करती थी, बिजली महंगा होने पे मार्च करती थी, जो आम चीज़ों पे बातें करती थी। आज पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चीखी? आज पीपल्स पार्टी जो अवामी जमात है, क्यों नहीं उसने कहा कि बिजली इतनी महंगी नहीं मंजूर? आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्यों नहीं कहा? आज दीगर सियासी जमातें क्यों नहीं बोली? आज मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट क्यों नहीं आया? आज मरियम औरंगजेब साहिबा इस पे क्यों नहीं बोली? आज मुझे बताए ना, बाकी इनके रहनुमा जो बोलते थे, जो चीखते थे, जो चिल्लाते थे, जो कहते थे बिजली महंगी हो तो वजीर आजम चोर है, हम नहीं कहते। याद है ना इनके बैनर होते थे जलसों में। हैरत की बात यह है कि जब पुराने वक्तों में 7 रुपए यूनिट होता था और उसके बाद ये यूनिट्स बढ़ना शुरू हुए तो 30 पैसे, 20 पैसे और हद 1 रुपया बढ़ने पे इतना वावेला मचाया जाता था कि अल्लाह मान। लेकिन अब आप देखिए कि 7.5 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ है और अब बोलता यार कोई मुझे तो अभी आपने तस्वीर दिखाई ना तारड़ साहब की, मुझे तो वो याद आ गए कि वो एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कह रहे थे, जनाब ये 1 किलो आटा मैं इतने का लेके आया हूँ, ये 1 किलो फलां चीज़ मैं इतने की लेके आया हूँ, ये 1 किलो फलां चीज़ इतने की लेके आया हूँ। आज उससे 100% महंगा है। अता तारड़ साहब आप क्यों नहीं बोलते? अब इसका इल्ज़ाम भी किसी सियासी जमात के चेयरमैन पे लगा दें, सियासी जमात पे लगा दें, किसी पे लगा दें। क्या अब अता तारड़ साहब ये चीज़ें महंगी नहीं हैं? आप तो टीवी प्रोग्राम में लेकर जाते थे शॉपर्स बैग्स में, आप तो वहां बात करते थे, अब क्यों खामोशी है? उस वक्त पॉलिटिकल स्टंट किए जाते तो थे। फिर आप क्यों? अवाम की राय क्या है राणा साहब? अवाम की राय जान लें। अवाम की क्या है? अवाम क्या सोचते हैं इस महंगाई के बारे में? अगर कौम सोई हुई है तो कौम सोई हुई कितना बोल सकती है, वो जितना बोल सकती है वो मुलाजा कीजिए। इस दौर में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, बहुत तंग है महंगाई से और इस हुकूमत से हमारा जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। मेरा काम राशन सैलड का, इनका चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बिजली का बिल है कि वो पूरा नहीं हो जाता, ऊपर से गैस है, वो लोड शेडिंग उसकी है, गैस भी नहीं आ रही। बिजली महंगी हो चुकी है, आटा वो महंगा हो चुका है, मुर्गी का चिकन का गोश्त है वो महंगा हो चुका है, सब्जी है वो महंगी है, दाल महंगी है। हुकूमत का हम क्या करेंगे? हमको इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहली अच्छी हुकूमत वो थी जबकि जे आए हुए हैं 11 पार्टियों वाले जो आए हुए हैं, जिन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, मुल्क का तबाही लगा दी हुई है। जो 13 जमातें बनी हुई है ना, इनको इंशाल्लाह वोट नहीं मिलेगा। महंगाई तो हर शय हो गई है। अब देख लेना, यहाँ पे पहले 60 रुपए का हाफ सालन हुआ करता था, अभी 120 रुपए का हाफ है। गरीब आवाम आती है, वो सिर्फ सालन का रेट पूछती है और चली जाती है। 18,000 सैलरी है, मजबूरी है हम लोगों की काम करना, इतनी दूर से काम करने आते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाले सैलरी बढ़ाते नहीं है। बोलते हैं उन लोगों को तो कहने काम करना ठीक है, नहीं वरना काम छोड़ जाओ। जो भी आता है अपने लिए आता है, हमारे लिए नहीं आता। ये बाजार नहीं, बाजार समझो ये आग लगी हुई है। 50,000 लेकर आए, 1 लाख लेकर आए, पहले रक्षा लेकर आते थे, अभी एक शापर में सामान लेकर जाएंगे। एक दूसरे को जेल में डाल रहे हैं तो अपने लिए डाल रहे हैं, हमारे लिए नहीं डाल रहे हैं। कुछ नहीं सोच रहे हमारे बारे में। महंगाई इतनी ज्यादा है कि हमारा जो है ना बच्चों के लिए पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। अब हम लोग किधर जाएं? हुकूमत को ये चाहिए कि हम लोगों की सुने। अगर 3 टाइम की तो 2 टाइम की तो हमें खाना मुयसर होना चाहिए। इतनी महंगाई होगी कि गरीब आवाम का जीना बहुत मुश्किल हो गया। वो कहता कि मैं हालात को बेहतर करूंगा और शहबाज शरीफ कहता कि मैं करूंगा, नवाज शरीफ कहता कि मैं करूंगा। हम तो मजदूर आदमी है, जिधर हमें लगा देते हैं हम लग जाते हैं। मुल्क के पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। ये सब जो हुक्मरान ये सारा कुछ वो ही खा जाएंगे। महंगाई ऐसा सच तो देखा जाए तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन अवाम जो है ना उसे महसूस नहीं होती। अगर अवाम को महसूस होती तो अवाम रोड पे आती, पुरअमन एहतजाज करती महंगाई के खिलाफ। हुकूमत को पैगाम यही है कि अपनी याशियों को कम करें, अवाम का ख्याल करें। ऐसा ना हो कि अवाम जब बाहर निकले तो फिर उन्हें भागने का रास्ता ना मिले। ये कैफियत अभी मिली जुली सी है। अभी धीमे लहजे में लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन धीमा लहजा किस हद तक मायूस कुन है इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकता हूँ। जिस पे बीतती है सिर्फ वही लगा सकते हैं। राणा साहब क्या राय रखते हैं? देखें, उन्होंने कहा ना कि जब आवाम बाहर निकलेगी अभी पूरा मन, अब पूरा मन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं है ना यहाँ सर। आप पूरा मन एहतजाज करें फिर भी आप पे FIR है। हाँ, एहतजाज कौन कर सकता है? जो हुकूमत कहेगी, जो हुकूमत के अंदर मौजूद सियासी जमातें होंगी,
जिनको एहतजाज करने का हक हासिल होगा। आम आदमी को तो हक हासिल ही नहीं है, आम आदमी को तो जीने का हक हासिल नहीं है। मुझे बता दें, किसी घर में फल जा सकता है, किसी घर में सब्जी जा सकती है, किसी घर में चिकन पक सकता है, किसी मटन तो ख्वाब हो गया ना, बीफ भी ख्वाब हो गया, क्या किसी घर में चिकन पक सकता है? किसी घर के अंदर 3 वक्त की रोटी पक सकती है? कितने घराने हैं? 5, 10, 15%। ये तो आलम हो चुके हैं। आप कहते हैं जनाब कि फलां नहीं फलां। मैं आज आपको बताता हूँ, मुझे आज एक फ़ोन आता है एक शख्स से, वो कहते हैं जनाब वो एक डॉक्टर अब्दुल्ला भट्टी बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है शेरगढ़ से, उसने कहा जनाब वो पकड़ा गया। मैं क्या क्यों? उसने कहा जो उसके किसी रिश्तेदार ने जुर्म किया था, पकड़ा वो भी गया साथ कि तुम उसके रिश्तेदार हो। मैं को उस पर FIR हो गई। उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या कहते हैं? उसने कहा जनाब बहुत कुछ मांग रहे हैं। तो मैंने कहा उसका तल्लक किस जमात से? उसने कहा मुस्लिम लीग नून से। मैं कहा फिर आपके साथ भी ये ज़्यादती हो रही है? उसने कहा यार ज़्यादती तो यहाँ पर इस तरह हो रही है कि जैसे क्योंकि मैं फ़लाने ग्रुप से हूँ, वो फ़लाने ग्रुप से है। मतलब ये सारे हालात चाह रहे हैं या सर ये हालात चाह रहे हैं। इन हालात में आप क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ 3 चीज़ें बता दें। क्या पाकिस्तान में आम आदमी को जीने का हक रह गया? आम आदमी मुझे बता दो जी सकता हो, हर चीज़ महंगी है। राना साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें ना, ये 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान से किस हद तक लोग बाहर गए, और अगर मौजूदा हुकूमत की आप एदाद-ओ-शुमार देख लें तो वो तकरीबन 11 लाख के करीब लोग बाहर चले गए। अगर खित्ते के ममालिक देखें, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ मवाजना करें तो पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। हमारी 1 करोड़ 20 लाख आबादी जो पाकिस्तानियों की है वो ओवरसीज बन चुकी है, और ये आबादी के तनासुब से 6% बनता है। और भारत का आप लगाएं तो वो 3.25 करोड़ के करीब है, और उनकी आबादी 1.25 अरब है। तो ये तनासुब, ये क्रेडिट के तौर पे बताते हैं कि हमारे दौर में बाहर जाने वालों की रेशो बढ़ रही है। यासर साहब, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे मिल नहीं कुछ रहा ना। यहाँ पे सिर्फ ये लेते हैं, ये देते नहीं, ये छीनते हैं, ये खाने को नहीं देते। ये देख लेना, ये शख्स रोटी खा रहा है, कहते हैं छीन लो इससे नवाला छीन लो। कैसी हुकूमत है कि आप खुद मियां शहबाज साहब कहते हैं कि फलां मुल्क ने हमारी मदद की, फलां मुल्क ने हमारी मदद की, फलां मुल्क ने हमारी मदद की, IMF से हमने कर्जा लिया, पूरी कौम मकरूज है। लेकिन इन्हें चाहिए DC, AC, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के लिए महंगी तरीन गाड़ियां, ये इन्हें चाहिए। उनके लिए पैसे मौजूद हैं, उनको गाड़ियां लेके दे रहे हैं, दे गाड़ियां, लेकिन पहले उस आवाम, गरीब आवाम का पेट तो भर दें, पहले आटा तो सस्ता कर दें, पहले आप लोगों की वो चीजें तो सस्ती कर दें जिससे इंसान जी सके, जिससे उसे किचन चल सके, जिससे उसके घर का गुजारा हो सके। इस पे हुकूमती इत्तेहादी क्या राय रखते हैं? नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर मौजूदा सियासी मुआशी मंजरनामा देखा जाए तो इसी की बुनियाद के ऊपर आगे इलेक्शन में जाना है, इसी पे अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना है, हर जमात ने मैदान में आना है, अवाम से वोट मांगना है, अवाम को अपनी जानिब राग़िब करना है, अवाम की आसाइशों को देखना है, उनकी मुश्किलात के तदारुक के हवाले से अपनी हिकमत अमली बयान करनी है। तो किस जमात के पास क्या हिकमत अमली है? और मौजूदा जो अफरात ज़र की शरह हो चुकी है और मौजूदा दौर के अंदर जिस हद तक महंगाई हो चुकी है, इसका मलबा किसके कंधों पर होगा? क्या गुज़श्ता हुकूमत के कंधों पे धर के जाना है, या फिर हर पार्टी अपने अपने तय मलबा किसी हद तक उठाएगी? इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कुंडी साहब, आप वजीर ममलिकत भी हैं। 29% तक अफरात ज़र की शरह पहुंच चुकी है पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत पाकिस्तान 7.50 रुपए बिजली के फी यूनिट में इजाफे की सिफारिश कर चुकी है। मौजूदा दौर में तो सर अभी जो पिछले बिल हैं उस पर रोना पीटना नहीं खत्म हो रहा, तो ये नए बिल आ जाएंगे तो अवाम किधर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। जो है मुश्किलात मुल्क में है और अवाम पे जो है वो बोझ भी है, और कल रात को भी जिस तरीके से बिजली बढ़ाई गई, बिल्कुल मुश्किलात हैं। इसका एहसास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है, हुकूमत को भी है। लेकिन जिस वक्त हम IMF के पास इस मुश्किल हालात में जा रहे थे, देखिए हमारे पास 2 रास्ते थे, या हम खुदा न खास इस मुल्क को डिफॉल्ट करवाते, या फिर हम जो है IMF के साथ डील करते। हमने IMF के साथ डील की, मुश्किलात में की, माजी हुकूमत भी डील की जिसको उन्होंने ऑनर नहीं किया। हमें उस चीज़ को ऑनर करना है, और हमने जो है IMF के पास गए, जिसकी वजह से हमें चीज़ों की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। मुश्किलात हैं, हमें उस चीज़ का एहसास है, आवाम को भी इस चीज़ का एहसास है, और केस जो है वो आवाम की अदालत में लेकर जाएंगे इलेक्शन में,
और वही बेहतरीन जज हैं, वोट करते हैं किसको वोट देना। फैसल करीम गुंडी साहब, बड़ी मुश्किल हुई, बड़े हालात बुरे थे, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, हमसाया ममालिक ने मदद की, IMF के पास आप गए, आपको मदद लेना पड़ी, ठीक है, अवाम आपके साथ खड़ी है, अवाम इस मुश्किल में आपके साथ खड़ी है, अवाम फैसला करे। ये जो ब्यूरोक्रेट्स को अरबों रुपए की नई गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं जाते जाते, क्या ये लेकर देनी ज़रूरी थी? क्या वो पैदल चलते थे? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ पर एक जो है एक सर्कल है जो कहते हैं, जो हमेशा हर हुकूमत में होते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से ये आपने जो बात की है, हमारा प्राइम मिनिस्टर से भी ये डिमांड और ये चीज़ है कि इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अगर ये कहीं मिनिस्टरों के लिए ली जाती, किसी सियासी उसके लिए ली जाती, तो पता नहीं क्या तूफान बरपा होता। लेकिन मैं भी कह रहा हूँ ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में, जहाँ पर हम ऑलरेडी इतनी मुश्किलात में हैं। यहाँ पर ऐशों के लिए गाड़ियाँ ली जा रही हैं, ली जा रही हैं, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ को जो है बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे जो है हम दोबारा भी स्ट्रेस करेंगे, इसको बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क में ऑलरेडी हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ और ये अयाशों के लिए चीज़ें ली जाएँ तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। कुंडी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो ये जो महंगाई की शरह है, इसमें जीना बहुत मुश्किल है। लोग चाहते हैं कि यहां से मामला रिवर्स हो, लेकिन IMF की डिमांड के बाद तो इससे बहुत ऊपर बात चली जाएगी। कोई भी नई हुकूमत आएगी वो बहुत भी बेहतरी कर लेगी तो किस हद तक बेहतरी होगी? जो अब सूरत हाल है इतनी बिल्कुल हालात मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकल जो है हालात खराब से, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाएगी। जो भी हुकूमत आती है, जो भी पार्लियामेंट आती है, मैं समझता हूँ कि उस वक्त की जो हुकूमत है और अपोजिशन को बैठकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, और इस मुल्क की खातिर करनी पड़ेगी। ये नहीं कि कौन हुकूमत में और कौन अपोजिशन में है। जो भी होता है अक्रॉस द बोर्ड, इलेक्शन तो अभी आने हैं, हमारी यही वो होगी कि जो भी हुकूमत में आते हैं या अपोजिशन में आते हैं, जो नई पार्लियामेंट आती है, उसको इस मुल्क की खातिर, आवाम की खातिर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, इस मुल्क को बहरान से निकालना है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए पॉलिटिशियंस को, तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना। फैसल करीम गुंडी साहब, ऐलान हुआ कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, वज़ीर आज़म साहब भी बैठे, बाकी लोग भी बैठे, कहा गया सरकारी दफातर में AC नहीं चलेगा, गाड़ियाँ छोटी दी जाएंगी, वज़रा का स्टाफ भी कम किया जाएगा। गाड़ियाँ तो आपके सामने आ गई, कितनी छोटी हैं, बड़ी गाड़ियाँ दे दी गई। सरकारी दफातर के बिल पहले से ज़्यादा बढ़ गए, AC किसी एक दफ्तर में बंद नहीं हुआ। तो हुकूमत अपने ताई, अपने दफातर में, अपनी जगह पर तो किसी एक चीज़ पर अमल नहीं कर रही, तो अब सारा बोझ अवाम पर क्यों? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि बिल्कुल मैं तो कम से कम ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं वो उन्होंने जो बड़ी गाड़ियाँ थी जिनके पास जो बाकी बड़ी थी उन्हें वापस की और उन्होंने छोटी गाड़ियाँ दी। और वो हमें आई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से या कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से कि ये जो है ये चीज़ें की गई हैं, तो उस पर तो डेफिनेटली हम अमल कर रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो इम्प्लीमेंट नहीं की होंगी, मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती। हम जैसे अगर टैक्स की बात करें, हम देखें मिडिल क्लास पे, लोअर क्लास पे टैक्स लगाते हैं, लेकिन जो एलीट क्लास है वो उस पर हम टैक्स नहीं लगाते। हमेशा वो जो है उस चीज़ से निकल जाते हैं और गरीब लोग हमेशा और मिडिल क्लास लोग हमेशा टैक्स का शिकार हो। तो हमें इन लोगों पे भी टैक्सेशन के जो है वो लगाना पड़ेगा। जो हमारी जो एलीट क्लास है उनको भी जो है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा, और गरीब के ऊपर जो है और मिडिल क्लास पे कम से कम टैक्स लगाना पड़ेगा। कुंडी साहब, बहुत सी जमातें हैं जो कहती हैं कि हम आम आवाम का दर्द समझते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर के अंदर अफराते ज़र की जो शरह बुलंद होने से ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे मुतवस्सत तबका जिस तादाद में गया है, वो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद है, उसे ऊपर लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास प्लान क्या है? क्योंकि IMF की शराइत हम पे लागू तो रहेंगी और वो उसके असरात अगले 2-3 साल हमें भुगतना पड़ेंगे। आपने पिछले दिन देखा होगा कि ज़ाहिर साहब जब लाहौर में थे, उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, एप्टमा को एंगेज किया, हमने जो है किसानों को एंगेज किया, हमने उनके साथ मशावरत की, फ्यूचर प्लान अपने जो है वो शेयर किए, उनसे भी तजावीज़ ली। जब तक हम अपने जो है अपने जो हमारे जो कारोबारी शख्सियत हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको और हम अपने जो है ज़राअत के लोगों को, किसानों को इकट्ठा नहीं करेंगे, उनको इकट्ठा वो नहीं चलाएंगे, उस वक्त तक ये मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। और इंशाअल्लाह हमारे पास प्लान है, हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। और इंशाअल्लाह कल भी आप सिंध हुकूमत ने जो वादा किया था अपने गरीब बहनों के साथ, जो
फ्लड में बेघर हुई थी, कल उनको 5,000 खवातीन को जो है वो मालकाना हकूक खवातीन को दिए गए, जिसमें से 50,000 घरों के लिए फंड रिलीज हो चुका है और हमारा टारगेट है 1 लाख खवातीन को जो है वो अपने जो है वो उनको मालकाना हकूक देंगे। फैसला करीम कुन्नी साहब, आप इलेक्शन पे यकीन रखते हैं, इलेक्शन के जरिए आना चाहते हैं, इलेक्शन मुनसफाना होना चाहिए आप लोग कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन से पहले ही दावा कर दिया है कि पंजाब के अंदर 100 कौमी और 200 सूबाई असम्बली की नशस्तें उनकी होंगी। ऐसा कौन सा कुलिया उनके पास ऐसा है, या उनको किसने यकीन दहानी करा दिया कि इतनी सीटें उसके बाद उनके पास होंगी? देखें, बयान देने से और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता कि आप स्टेटमेंट न दें। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट में ख्वाहिशात भी हो सकती है, मेरी भी ख्वाहिश होगी, आपकी भी ख्वाहिश होगी, इस तरह की भी ख्वाहिशात होंगी। इलेक्शन होने हैं, रिजल्ट आने हैं, उसके बाद ये डिसाइड होने कि कौन सी जमात के साथ जो है वो कितनी सीटें क्या नहीं है, ये तो इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही आएगा। मैं नहीं समझता यहाँ उनकी वो ख्वाहिश हो सकती है, उनकी जो है राना साहब की जो है वो ये एक ख्वाहिश होगी हमारे पास ये सीटें आएँ, लेकिन वोट आवाम ने करना है और वो इलेक्शन के दिन पता चलना है कि किसको कितनी सीटें मिलें। कुन्नी साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद नहीं होता तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात किस हद तक, किस तनासुब से वोट हासिल कर सकती है? देखें, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, मुझे मुश्किल लग रहा है कि इस इत्तेहादी हुकूमत की आपस में इलेक्शन अलायंस हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा जमातों का आपस में अलायंस होना एक मुश्किल टास्क है। सीट एडजस्टमेंट गालिबन हो सकती है, लेकिन इत्तेहाद इतनी जमातों का आपस में होना मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इलेक्शन के बाद ही इत्तेहाद। अच्छा, राना साहब आपसे सवाल करेंगे, फिर मेरा एक सवाल और ले लें। अगर आप ये समझते हैं कि आपका इत्तेहाद मुश्किल है, लेकिन जितने भी जल्द से देख लिए जाएं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई हो, किसी भी इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हों, या चेयरमैन पीपी कल का ही उनका खिताब ले लें, वो कोई भी पीएमएलएन के बारे में नहीं बोलेगा, या कोई पीपी के बारे में नहीं बोलेगा, या एनपीआई के बारे में नहीं बोलेगा, सारे पीटीआई के बारे में बोलते हैं। जब आप सबको लगता है कि मुखालिफ एक ही जमात है जिसके साथ टकराव हो सकता है या जिसका वोट बैंक हमें तोड़ना है, तो फिर इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता? देखें, पीटीआई के मुतालिक जो स्टेटमेंट है वो तो अपनी जगह पे है, वो 9 मई के वाक़यात जो भी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो देखें पहले ये मौक़िफ़ है कि पीटीआई को जो है पॉलिटिकली बैन नहीं होना चाहिए। हाँ, उनमें शख्सियात हैं जिन्हें 9 मई के वाक़यात किए हों या ऐसी चीज़ों में मुलविस हों तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, लेकिन एज ए जमात किसी पे पाबंदी मैं समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ है। मुशर्रफ ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी। तो हम नहीं समझते, हम ये नहीं वो करते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी पे जो है वो बैन होना चाहिए। मुकाबला डेफिनेटली अगर आप देखेंगे 13 जमात हुकूमत में से जब अगले इलेक्शन आएगा, नया अलायंस बनेगा, नई इत्तेहाद बनेगी, तो उसके बाद ही जो है चीज़ें वाज़ेह होंगी कौन किस तरह तैयार करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद हो सकता है, और जिसके पास नंबर गेन ज़्यादा होगी वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा इस पे होमवर्क मुकम्मल, और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाए। फैसल करीम कुन्नी साहब, निगरान वज़ीर आज़म के लिए क्या मशावरत हुई है अब तक? किन किन नामों पे गौर हुआ है? मैं नाम एक नहीं पूछता, कुछ नाम तो होंगे ना, 4, 5, 6 किन नामों पे गौर हुआ है? देखें, वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एक कमेटी बनाई है जो कि बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पिछले वज़ीर आज़म साहब के साथ मुलाकात की है। उन्होंने आपस में मशावरत की है, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए, क्योंकि तमाम इत्तेहादी जमातों से 3 नाम आने हैं जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ डिस्कस करने हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम लेके आने, उसके बाद ये किसी का फैसला होने के कौन जो है वो निगरान वज़ीर आज़म होगा। थोड़ा सा टाइम है, जैसी मशावरत मुकम्मल होती है उसके बाद फिर हम डिबेट कर सकते हैं। कुन्नी साहब, मियां नवाज साहब जो हैं और मरियम साहिबा जो हैं वो दुबई पहुंचे हैं, और इत्तलात ये में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी दुबई में हैं, तो क्या फिर से कोई मीटिंग हो रही है? नहीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई में नहीं, वो दुबई से आगे ट्रैवल कर रहे हैं। एज सच कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, जो आपस में उनकी मुलाकात भी होनी है, तो वो जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि मुलाकात होगी इस वक्त। एक चीज़ हमें समझ नहीं आती, आप एक सियासी कारकुन, बेशक आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लेकिन एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से और एक बड़े अच्छे सियासतदान होने की हैसियत से एक चीज़ हमें समझा तो दें, क्या हुकूमत भी आपकी है, यानी मुत्तहिद अपोजिशन की जो पहले थी अब मुत्तहिदा हुकूमत है, तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, नून लीग के पास ज़्यादा हिस्सा है, तो इस सारे सिनेरियो में बाकी पाकिस्तान आ गया, मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे?
सॉरी क्या आवाज़ मैंने कटी कहा है? कि क्या है? मैंने कहा जी इस इत्तेहादी हुकूमत में जब सब कुछ आप लोगों के पास है, अब डर भी किसी चीज़ का नहीं है, तो मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? देखें, मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। ये PMLN का अंदरूनी मसला है। PMLN ने डिसाइड करना है कि मियाँ साहब ने कब आना है कब नहीं आना। ये तो पाकिस्तान की पार्टी ने डिसाइड करना। जब उनकी पार्टी नहीं, आप एक सियासी वर्कर क्या समझते हैं? आप एक सियासी वर्कर, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर मेरी पार्टी के कोई लीडर इस वक्त मुल्क से बाहर होते तो उसको जो है कब का हम पाकिस्तान, हम उसको कह रहे थे कि पाकिस्तान आए, पॉलिटिक्स करें। मोहतरमा शहीद को देखें कितने जो है वो खतरात थे, उसके बावजूद भी 2008 के 7 में जो है वो पाकिस्तान आई। दहशतगर्दी का खतरा था, शहीद होने का खतरा था, लेकिन वो अपनी आवाम में थी और अपनी आवाम में ही शहीद। अच्छा कुंडी साहब, एक आखिरी सवाल। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने मंशूर में ये कहती है कि 50,000 रुपये बुनियादी तनख्वाह होनी चाहिए और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। क्या पाकिस्तान के मुआशी स्ट्रक्चर को देख के ऐसा होना मुमकिन दिखाई देता है? देखिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर आप उनको देखें कि उनकी जमात के कुछ लोग थे जो हुकूमत में ही थे और उनको चाहिए तो कुछ करिश्मा दिखा देते, उन्होंने कोई करिश्मा नहीं दिखाया। यही लोग थे ना जो पिछली हुकूमत में फ्रंट लाइन पे लड़ रहे थे और उन सब करता थे, तो इनमें से कुछ ना कुछ झलक दिखा देते तो मैं समझता कि हम उस पर एतमाद करते कि ये वाकई ये लोग आके ये काम करेंगे। जब वो हुकूमत का हिस्सा रहे तब कोई करिश्मा दिखा देते तो उनकी बात पे यकीन किया जा सकता था। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज़ पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। निगरान सेटअप जो है इसकी तश्कील अभी तक मुमकिन क्यों नहीं हो पा रही? एक तरफ अगर सिंध का मंजरनामा देखें तो सिंध के अंदर अपोजिशन लीडर को गिराने के लिए, तब्दील करने के लिए GDA के साथ MKM का इत्तेहाद हो चुका है और वो PTI के जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनको तब्दील किया जाएगा। चंद ही हफ्ते बाकी हैं जिसके बाद उधर हुकूमत तब्दील हो जाएगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी। वफाक की अगर सूरत हाल देखें तो वफाक में भी अभी तक इत्तफाक नहीं हो सका। बलूचिस्तान के हवाले से तो वैसे ही खामोशी सुनाई देती है। राना साहब, क्या समझते हैं सबसे पहले कहाँ की खबर आएगी, बलूचिस्तान की, सिंध की या वफाक की? सबसे पहले आएगी बलूचिस्तान की, जहाँ से खामोशी है अभी, जहाँ से खामोशी है, क्योंकि वहाँ पे हुक्म चाह चुका है। उसके बाद आएगी सिंध की, और वफाक का फ़ैसला हो चुका है। ये ऐसी सियासी जमातें आपस में बैठ के कहा नहीं, अब सियासी जमातों को असल ख़तरा ये है यसर कि फ़ैसला हमारे बगैर हो गया। अब ख़तरा ये है, ये जो बार बार एक बात कह रहे हैं ना, बार बार एक ही बात कि हमने सियासी वज़ीर आज़म लाना, निगरान वज़ीर आज़म सियासी लाना। अच्छा, आपस की बात, इसके पीछे क्या सोच है? यानी डर क्या है? कोई ब्यूरोक्रेट लाने की बजाय कोई सियासतदान लेके आना, क्या उन्हें डर क्या है? उन्हें डर यह है कि अगर हम अपना बंदा लाएंगे तो शायद इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, हमारा बंदा नहीं होगा तो शायद इलेक्शन टाइम पे ना हो। तो सारे सियासतदान अपने बंदे हैं भाई? नहीं, सियासतदान तो आ ही नहीं रहा वज़ीर आज़म, किसने कह दिया आपको? मैं वैसे बात कर रहा हूँ ना, अगर वो सियासतदान सोचते हैं, फ़र्ज़ कर लें कोई सियासतदान आ गया, तो क्या सारे सियासतदान उनकी तरफ? नहीं, कोई भी नहीं है, पागल है, पागलपन है ये सारा, ये पागलपन है, ये ऐसा नहीं होता यासर। आप अभी तो अब देखते तो जाएँ, ज़रा तमाशा तो देखिए, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आज जमात इस्लामी ने भी नई हल्का बंदियों की बात कर दी है, नई मरदमशुमारी की बात कर दी है। आप MKM ने नई मरदमशुमारी हल्का बंदियों की बात कर दी है। तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान ने ये बात कह दी है। अभी आप चंद दिन ठहर जाएं, बाप पार्टी ये बात कह देगी। किधर जा रहे हैं आप? ये इलेक्शन इतनी आसानी से हो जाएगा? अगर इलेक्शन इतनी आसानी से होना होता तो आज कोई एक सियासतदान, कोई एक इन जमातों में मौजूद कोई एक सियासतदान ये कह देता जनाब इलेक्शन की तारीख ये है, और इन्होंने तो अपने हाथ काट के चीफ इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। ये तो अब ये भी नहीं कह सकते कि जनाब सदर पाकिस्तान साहब आप तारीख का अनाउंसमेंट कर दें। अब तो ये भी नहीं कह सकते जनाब हम असम्बली में से कोई बात कर लेते हैं जनाब के ये इस तारीख को इलेक्शन करवा दें। अब तो इनके पास इख्तियार क्या है? आज 22 तारीख हो गई, कल 23 तारीख है, 9 और 10 मुहर्रम को वैसे ही कुछ नहीं होना। उसके बाद आप चले जाएं आगे, इतवार आ जाएगी। इतवार के बाद जब दिन चलेगा, अगला दिन आएगा, तो इनके पास उतना टाइम नहीं। आप गौर करें ना, शहबाज शरीफ साहब एक दिन में 4-4, 5-5 इफ्तिताह कर रहे हैं। आप गौर करें, शहबाज शरीफ साहब पूरी अपनी कैंपेन चला रहे, 1 घंटे से ज्यादा। सर बड़ा फटा भर चुका है अंदर की, आपको खबर दूं मैं। क्या? पीपल्स पार्टी कह रही है कि जनाब हमारे साथ आप हाथ कर गए हैं।
वो कैसे? पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब आप तो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आप पंजाब को मजबूत करने के लिए, अपने हाथ मजबूत करने के लिए दर दर वहां पे प्रोजेक्ट जो है उनके इफ्तिताह कर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल साइड खुटे लेन लगते जा रहे हैं। बड़ी तारीफ की है उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की। उन्होंने कहा जी ये मुझे भी पीछे छोड़ दिया, मोहसिन स्पीड से आगे निकले हुए हैं। देखिए मोहसिन नकवी का लोग जो मर्जी कहें, एक चीज़ तो है उस शख्स ने काम किया है। मैंने उसको सड़कों पे देखा है, अस्पतालों में देखा है, जो मर्जी किसको ये इख्तलाफ हो सकता है किसी को, लेकिन मैंने उस शख्स को एक पल भी आराम से बैठते ही देखा, काम करते देखा है। लेकिन मैं कहूँगा कि शहबाज साहब फिर आप हो जाए अब रिटायर। अब आपका मुतबादल आ गया है तो आप रिटायर हो जाएं। वैसे भी आपको आपके भाई ने रिटायर कर देना है। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, मेरी बातें बड़ी तकलीफ दे होती हैं, लेकिन ये आप देख लीजिएगा। मुझे आज एक फ़ोन आया। दुबई में क्या चल रहा है? मुझे आज एक फ़ोन आया एक बड़े सीनियर सहाफ़ी का। उसने कहा यार आप क्यों ऐसी बातें कहते हैं, वो बड़े नाराज़ होते हैं। मैंने कहा जी मैंने कोई गलत बात की? मैंने कहा बिजली की कीमत बड़ी कतई बढ़ गई। मैं कहा लोगों को रोटी मिल रही है, कहते नहीं मिल रही। मैं कहा लोगों को अद्वियात मिल रही है, मैं कहते नहीं मिल रही। तो मैं कहा मैं टीवी पे बैठ के क्या कहूँ कि जनाब हर घर में पराठे पक रहे हैं, जनाब बिजली मुफ्त हो गई है, जनाब हर घर में मेडिसिन फ्री जा रही है, जनाब मियाँ साहब ने लहरा बहरा कर देती हैं, जनाब जो शहद की नहरें हैं वो गरीबों के घरों तक पहुंच गई हैं। मैं कहा ये कहना शुरू कर दूं? मैं कहा नहीं ये तो है ही नहीं। तो मैं कहा यार फिर अगर सच बोलने से कोई नाराज़ होता है तो हम किस तरह झूठ बोलेंगे सच? बोलने दें हमें सच। बात यह है कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। अब रफ्ता रफ्ता इस सच की भी अहमियत नहीं रहेगी वैसे राना साहब। अब ये अफसोस का मकाम है हमारे लिए। पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई एक खबर लगने का डर होता था, उस पर एक्शन होता था। अब खबरें धड़ाधड़ भी चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? चले मुझे दिखाएं। मैं एक मिसाल देता हूँ। नहीं यासर साहब ऐसे ना करें आप, फिर आपने अंदर का मुस्लिम लीग निकाल रहे हैं। आप एक एंकर हैं, आप यहीं पे मार दें। आप एंकर बने, मुझे चले बता दें खबर की तो इजाजत नहीं है आपको। किस खबर की इजाजत है? ये जो कल बिल दूसरी तीसरी चीजें किसकी इजाजत? उस पे वो मामला ही अलग है ना, वो तो मामला ही एक अलग है। मैं इस नॉर्मल मामले के ऊपर भी बात कर रहा हूं कि महंगाई को लेके अगर कोई भी एक जुमला कह देता था तो बड़ा उसका असर होता था, और अब की बार तो असर ही नहीं होता। असर इसलिए नहीं होता कि मैं फिर लफ्ज़ कहूँगा तो बड़ा सख्त हो जाएगा। महसूस करने वाला बंदा हो तो महसूस करता है। बस मैं इशारतन इतना कहता हूँ, महसूस करने वाला हो तो महसूस करता है। जब इंसान में जब जिस शख्स को यही नहीं पता, जिस हुकूमत को, कि लोग भूख से मर रहे हैं और आप अरबों रुपए की गाड़ियाँ दे रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और आपके इवेंट्स पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और आप अपने लोगों को नवाजने के लिए अरबों रुपए के फंड्स दे रहे हैं जो लगने हैं या नहीं लगने, लोग भूख से मर रहे हैं और आप करप्शन की खुली इजाज़त दे रहे हैं। आज ऑडिट रिपोर्ट देखी है ना आपने, किस तरह सोलर में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, देखिए आपने, सुना है ना? ये मैं तो नहीं कह रहा, ये बाकी चीज़ें जो कैसे होती हैं आप ज़रा गौर तो करें। आप कह रहे हैं कि जनाब खबर असर होगा, असर किस तरह हो? असर उस पर होता है जो असर ले, जो असर नहीं लेगा उस पर असर नहीं होगा। आप असर उस पर लेते हैं ना। आप बच्चा भी घर में एक हो ना जिसको पता हो कि मेरे बाप ने मुझे डांटना है और इस डांट के डर से वो गलत काम नहीं करेगा। जब एक ज़िद्दी बन जाए या एक बेशर्म बन जाए बच्चा, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप इसको हुकूमत की तरफ मत ले जाइएगा, बन जाए कि जनाब मुझे डांटेंगे, मैंने थोड़ी लेके जाने वाले खुद ही ले मुझे डांटेंगे। तो देखें इस हुकूमत वो जो आवाम का ख्याल करे। आज ये गाड़ियों की जगह आप एम्बुलेंस ले लेते, आप अस्पतालों में मेडिसिन दे देते, आप स्कूलों में किताबें दे देते, आप गरीब लोगों को कम से कम इतने पैसे दे देते कि वो अपना कारोबार कर सकते, छोटा मोटा काम कर सकते। आप मुझे आज एशिया की, बल्कि पाकिस्तान की सबसे, एशिया की छोड़ दें, सबसे बड़ी फ्रूट मंडी ये है लाहौर वाली जो है, आप इसके अंदर दाखिल होकर दिखा दें मुझे। बारिश के बाद बारिश के अलावा मुझे दाखिल होकर दिखा दें। वो ठीक है, गंदगी, कीचड़ क्या नहीं है। आप जिस लाहौर शहर में रहते हैं वहां की सड़कों से गुजरना आपके लिए हाल हो गया। आप बिजली के बिल आने दें, 1 जुलाई से कर दिया ना लागू इन्होंने, आने दें बिल, मुझे जरा लोगों को देखने दें। ये राना साहब मैं शहबाज शरीफ साहब का सिर्फ उनके इकदाम का कायल हूँ। ये सड़कें बनाना, लैपटॉप देना, ये इधर उधर के काम, ये सब से कतई नज़र जो दानिश स्कूल का उन्होंने प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था वो बहुत बेहतरीन था, और हमने वो बच्चे भी देखे कि किस तरीके से उनको गांव से लाया जाता था। आज दानिश स्कूल की एक बच्ची जो थी उसने तालीम हासिल की, फिर PhD कर ली और आज उन्होंने उसे नौकरी दे दी।
ये इकदाम जो काबिल सताइश है गर्दाना जाना चाहिए। लेकिन आज वो एक जुमला कह गए, उन्होंने कहा जी 190 मिलियन पाउंड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दानिश स्कूल बनाए होते ना तो मैं सलाम पेश करता। तो जवाब ये है कि वो कादर यूनिवर्सिटी जो है वो पढ़ने लिखने की जगह नहीं। बात यह है कि ये जवाब दें कि वो जो 190 मिलियन पाउंड की ये बात कर रहे हैं वो कहाँ पे लगे हैं? वही तो बात मैं कर रहा हूँ कि कादर यूनिवर्सिटी, तो आपका अब्दुल कादर यूनिवर्सिटी जो है वो फ्री एजुकेशन है। ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर्स दिया जाता है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर्स दिया जाता है, जहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इस हवाले से कि हमारे नौजवान को पता चले कि हम कौन सी उम्मत है, हमने क्या करना है। ये लेकिन मुझे एक बात, बहुत अच्छा काम है दानिश स्कूल, मैं कहना बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के 15 लाख बच्चे पढ़ चुके होंगे, 20 लाख पढ़ चुके होंगे। बाकी बच्चों के लिए क्या है? बाकी बच्चों के लिए कौन सोचेगा? क्या इस स्कूल से परे सारे बच्चों को आप नौकरी दे रहे हैं? मुमकिन नहीं। तो फिर मुमकिन नहीं तो फिर मुझे बताए ना, फिर क्या है? मुझे स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं। मियाँ साहब, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, वजीर आजम दानिश स्कूल नहीं है। आप वजीर आजम पाकिस्तान है। आपको बलोचिस्तान के, आपको सिंध के, आपको KPK के हर बच्चे का सोचना होगा। जहां आप ठीक काम करते हैं हम आपको सलूट करते हैं, जहां हुकूमत गलत काम करेगी उस पर हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि भाई लोगों को बाहर निकल, आपने ये 15-20 शॉर्ट सुनाए लोगों के, किसी एक शख्स ने यह बात की है कि जनाब बिल्कुल ठीक जा रहा है? किसी एक शख्स ने कहा कि मेरे घर में 3 वक्त की रोटी है, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी है? किसी एक शख्स ने यह कहा है कि मेरा बच्चा रात को सुख की नींद सो रहा है, मेरे बच्चे को रात को दूध मिल रहा है, मैं बीमारी में किसी अस्पताल में जाता हूं तो मुझे फ्री मेडिसिन मिलती है? किसी एक ने कहा है? नहीं कहा। आप 100 मीटिंगें कर लें, आप 100 जलसे कर लें, बहुत अच्छा है दानिश। मैं दानिश स्कूल के वाले से तो मैं आपसे ज़्यादा इस बात का मुतबर हूँ, लेकिन मेरा हर स्कूल दानिश स्कूल होना चाहिए। ये बात। हमारा हर स्कूल दानिश स्कूल होना चाहिए। हमारा हर बच्चा जो है उसे पता हो कि मुझे एजुकेशन के बाद नौकरी मिलेगी। मुझे उस बच्चे को पता हो कि मेरे बाप ने, मेरी माँ ने जो अपना जेवर बेच के मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया है, मेरे बाप ने अपना सब कुछ कुर्बान करके मुझे पढ़ाया है, तो मुझे नौकरी मिलेगी। मुझे नौकरी के लिए दोबारा 20-25 लाख रुपए की रिश्वत नहीं देने पड़ेगी। मेरी जगह किसी अफसर का बेटा बगैर मेरिट के आके नहीं बैठेगा। मुझे पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी नहीं, मुझे पाकिस्तान के अंदर खिदमत करनी होगी। ये क्यों इनके नहीं कहते यार? ये इनका एक ही काम है। मुझे इनके एक ही तकरीर में ना, सारी तकरीर में, हर तकरीर में एक चीज लफ्ज आते हैं, चेयरमैन PTI ने ये कर दिया। यार उनको छोड़ दें, आपने क्या किया? छोड़ दें उनको, आपने क्या किया? अब आपकी बारी है ना, बताइए आपने क्या किया? क्या आपने रोटी सस्ती की, बिजली सस्ती की, आटा सस्ता किया, तालीम सस्ती की, मेडिसिन सस्ती की? आपने तो कुछ भी सस्ता नहीं किया यासर साहब। अच्छा, कोई एक चीज, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, सिर्फ एक आखिरी सवाल। हमारा भी पूरी इस मुल्क, इस कौम का वक्त खत्म होने वाला है। मरने वाले हैं लोग, जो हालात पैदा हो चुके हैं। बेहतरी का सामान करे। दुबई के अंदर पहुंचने की इतलात हैं, वहां से फिर वापस लंदन जाने की। दुबई में क्या चल रहा है? मौसम अच्छा है जी वहाँ पे। दुबई में? हाँ, दुबई में सियासी मौसम अच्छा है। अच्छा, सियासी मौसम अच्छा। सियासी मौसम गर्मी ज़्यादा? मैं आपको बता दूं, रेत फूंकनी है जहाँ से परमिशन लेने गए थे, परमिशन नहीं मिली। अच्छा, अब आगे क्या है? लंदन से दुबई आए हैं, दुबई से फिर वापस लंदन जाना है, उधर से फिर वापस आने। प्रोग्राम में आपको बड़ी तफसील देंगे, इसमें बड़ी मज़ेदार तफसील देंगे। कुछ कल के लिए भी रहने थे, लेकिन वो आपको इतना बात बता दूं कि मुझे सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि अब उम्रा भी हो गया, उम्र की अदायगी भी हो गई, दुबई भी आ गए, तो मियाँ साहब 2.25 घंटे की फ़्लाइट है, पाकिस्तान आ जाए। शायद आपके आने से पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाए। नहीं, 2.25 घंटे से पहले भी आ जाती है। कोई चार्टर फ्लाइट भी आनी हो तो उससे पहले भी आ जाती है। हम गरीब मुल्क हैं, चार्टर फ्लाइट कहाँ से लें यार? क्या मियाँ साहब के लिए तो हो सकता है। नहीं, मियाँ साहब आम लोगों के साथ सफ़र करते हैं, उन्हें, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो PIA में सफ़र करें, ताकि उन्हें PIA में पता चले कि क्या सूरत हाल है। वो आएँ वहाँ पे, आके आम लोगों में घुल मिल जाएँ, लोगों की मसाइल देखें। अल्लाह करे उनके आने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन उनके आने से बेहतर हो जाएं तो आ जाएं। अगर उनके आने से बदतर हो जाए फिर भी आ जाएं, ताकि एक जो लोगों को आस उम्मीद लगा रखी है इन्होंने, उसका भी तो पता चल जाए ना। और अगर सबके बाहर जाने से हालात बेहतर हो जाए तो फिर क्या दुआ करें? अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर जी, इस मुल्क में ऐसी हुकूमत आ जाए जिसकी मर्जी आ जाए। हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, जो इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क की आवाम का सोचे, जिसको पता हो कि आज कोई शख्स
भूखा सोएगा तो अल्लाह की बारगाह में, खुदा की बारगाह में मैं जवाबदेह होऊंगा। जिससे ये पता हो कि गरीब का गुजारा किस तरह होता है। अभी आपने बात की ना तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान की कि 300 यूनिट फ्री और 50,000 सैलरी। उन्हें कहें ज़रा पहले अपनी फैक्ट्रियों में भी ये लागू करें। उन्हें कहें जो आपके साथ दो आपकी जमात में बैठे हुए 2 बंदे हैं वो हुकूमत का हिस्सा है, ओन चौधरी और जहांगीर तरीन साहब कह चुके हैं हम तो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, जब तक हुकूमत चल रही है वो उन्हीं के साथ रहेंगे। तो बस ठीक है ना, जमहूरियत तो इनकी दफ़ा जमहूरियत आ गई। तो फिर ये भी कहें ना कि हमारा इंतखाबी निशान शेर है, क्यों अकाब का निशान ले रहे हैं? जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तो ज़्यादा लोगों के साथ रहे। नाज़रीन, दर्द पैदा होना चाहिए, अवाम का दर्द होना चाहिए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के कम न थे कुरो बयां। हुकूमत को इस बात का इदराक होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।